आइए सीधे चलते हैं उस दौर में जिसने समाज को सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। मेरा मतलब है दार्शनिकों और नवाचार के जनकों का युग। हाँ, और इस युग में सबसे पहला और शायद सबसे प्रभावशाली नाम कबीरदास का आता है। बनारस जैसे शहर में जहां उस समय पारंपरिक धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। बिल्कुल, और वहीं 1398 में एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा के घर कबीर पले बड़े। सोचिए, उन्होंने जो बातें कही वो उस समय के हिसाब से कितनी बड़ी वैचारिक बगावत रही होंगी। बहुत बड़ी बगावत। देखिए, कबीर को सिर्फ एक संत मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, वो एक विद्रोही थे। वो भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के एक निडर सिपाही थे। निर्गुण भक्ति मतलब उस ईश्वर को मानना जो किसी आकार या मूर्ति में नहीं बंधा है। और उस दौर में जब समाज रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ था, कबीर का ये कहना कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, वो एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट था। और उनकी भाषा भी देखिए। हाँ, भाषा का तो बहुत बड़ा रोल था। उस समय ज्ञान मुख्य रूप से संस्कृत या दरबारी भाषाओं तक सीमित था। आम आदमी की वहां पहुंच नहीं थी। और कबीर ने अपनी बात कहने के लिए वो पंचमेज खिचड़ी का इस्तेमाल किया, और सधुक्कड़ी भाषा शैली का, यानी वो भाषा जो बाजार और चौपालों पर बोली जाती थी। यही कारण है कि उनकी बातें सीधे लोगों के दिलों में उतरती थीं। मैंने पढ़ा है कि उनकी प्रमुख रचनाओं साखी, शबद और रमैनी के संग्रह को बीजक कहा जाता है। जी, ये बीजक शब्द अपने आप में बड़ा रहस्यमयी लगता है। असल में बीजक का अर्थ ही होता है एक ऐसा नक्शा जो किसी छिपे हुए खजाने का रास्ता बताए। क्या बात है। और कबीर के लिए ये खजाना कोई सोना चांदी नहीं था। हाँ। ये आध्यात्मिक आजादी का ज्ञान था। और उनके विद्रोही स्वभाव का एक और बड़ा उदाहरण उनका अंतिम समय भी तो है। बिल्कुल। हाँ। मगहर वाली घटना। हाँ, उस समय मान्यता थी कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक। तो कबीर ने जीवन भर अंधविश्वासों का विरोध किया। इसीलिए अंतिम दिनों में वे जानबूझकर आमी नदी के तट पर बसे मगहर चले गए, ताकि इस मिथक को तोड़ा जा सके। मतलब अपनी मृत्यु को भी उन्होंने एक सामाजिक संदेश बना दिया। यही उनके दर्शन का जीता जागता प्रमाण था। अब कबीर के इस निर्गुण दर्शन से थोड़ा आगे बढ़ें तो सगुण भक्ति और भाषा विज्ञान के एक बहुत बड़े स्तंभ सामने आते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, जिन्हें बचपन में राम बोला कहा जाता था। हाँ, वो चित्रकूट के राजापुर गांव से निकले और पूरे भारत के सांस्कृतिक ताने बाने को प्रभावित किया। उन्होंने जो भाषाई विविधता दिखाई है वो हैरान करने वाली है। देखिए, तुलसीदास जी का भाषा विज्ञान सिर्फ साहित्यिक कौशल नहीं था, वो एक सोची समझी रणनीति थी। वो कैसे? एक तरफ वो अवधी में लिख रहे थे और दूसरी तरफ ब्रजभाषा में। उन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने जानबूझकर अवधी को चुना, क्योंकि अवधी आम जनमानस की भाषा थी। बिल्कुल। उद्देश्य था राम की कथा को महलों से निकालकर आम आदमी तक पहुंचाना। और जब उन्होंने विनय पत्रिका या गीतावली लिखी तब उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। विनय पत्रिका असल में भगवान राम के दरबार में प्रस्तुत किया गया एक आध्यात्मिक प्रार्थना पत्र है। दोनों के पीछे का वैचारिक लक्ष्य अलग अलग था। और उनकी जीवन का एक पहलू जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है वो है उनका वैराग्य। रत्नावली जी की वो फटकार। हाँ, उनकी पत्नी की फटकार ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनका वो प्रसिद्ध दोहा है ना, आवती हर्षिय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां घर ना आ जाइयो, चाहे कंचन बरसे में है। लोग अक्सर इसे सिर्फ एक नाराजगी के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये उससे कहीं गहरा है। हाँ, ये उस वैराग्य का एक दार्शनिक उद्घोष है जहाँ सांसारिक मोह टूट जाता है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि भौतिक सुख या सोने की बारिश भी आध्यात्मिक शांति की बराबरी नहीं कर सकती, तब वो एक बृहत्तर सत्य की खोज में निकल पड़ता है। यहाँ कहानी वाकई बहुत रोचक हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि जब हम साहित्य और नवाचार की बात कर ही रहे हैं तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसने संगीत और संस्कृति की पूरी रूपरेखा ही बदल दी, अमीर खुसरो। कासगंज के पटियाली में जन्मे खुसरो, जिन्हें तूती ए हिंद यानी भारत की आवाज कहा जाता है, उन्होंने जो फ्यूजन किया वो अद्वितीय है। उन्हें केवल दरबारी कवि समझना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। वह असल मायने में खड़ी बोली के जनक थे। और भारत में गजल परंपरा की शुरुआत भी उन्होंने ही की। और उनके नवाचारों को देखिए, उन्होंने ईरानी तंबूरे और भारतीय वीणा की ध्वनियों को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। तबला और ख्याल छली का विकास भी उन्हीं की देन है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ वाद्य यंत्र बनाना नहीं था, ये फारसी और भारतीय संस्कृतियों का एक बहुत खूबसूरत समन्वय था जिसे हम आज गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। और राजनीतिक रूप से देखें, खुसरो ने दिल्ली सल्तनत में 7 से 8 अलग अलग सुल्तानों का शासनकाल देखा था। 8 सुल्तानों का शासनकाल। सोचिए, दिल्ली सल्तनत का वो दौर जब सत्ता पलटने में देर नहीं लगती थी।
ऐसे खतरनाक राजनीतिक माहौल में अपनी जगह बनाए रखना। ये उनकी अद्भुत राजनीतिक अनुकूलन क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। वो सिर्फ हवा का रुख नहीं भांपते थे, बल्कि अपने हुनर से नए शासकों को अपना मुरीद बना लेते थे। और इसी साहित्यिक विरासत में अगर हम मुगल काल के अंतिम दौर में आए तो आगरा में जन्मे महान उर्दू शायर मिर्जा गालिब का नाम आता है, जिन्होंने बहादुर शाह जफर के दरबार की शोभा बढ़ाई। और आजमगढ़ के राहुल सांकृत्यायन को भी हम कैसे भूल सकते हैं, जिनका मूल नाम केदारनाथ पांड्या था, जिन्हें हिंदी साहित्य यात्रा का जनक कहा जाता है। उनकी वोल्गा से गंगा जैसी कृतियां सिर्फ यात्रा वृत्तांत नहीं है, वो मानव सभ्यता के विकास का पूरा समाजशास्त्र है। बिल्कुल सही कहा। अब इन विचारों और कविताओं की दुनिया से निकलकर सत्ता के गलियारों में चलते हैं। मुगल दरबार के वे रणनीतिकार जिन्होंने शासन की नई वास्तुकला तैयार की। प्रशासन किसी भी विशाल साम्राज्य का इंजन होता है, और अकबर का शासनकाल इसका बेहतरीन उदाहरण है। अकबर के नवरत्नों में उत्तर प्रदेश की माटी से कई नाम उभरे। सबसे पहले बीरबल की बात करते हैं। जालौन के कालपी में महेश दास के रूप में जन्मे बीरबल, जिन्हें हम अक्सर बचपन की कहानियों में सिर्फ एक हाजिर जवाब दरबारी के रूप में देखते हैं। हाँ, मैंने भी हमेशा उन्हें कहानियों में ही देखा था। लेकिन उनकी ऐतिहासिक अहमियत बहुत बड़ी थी। अकबर ने उन्हें कविराज की उपाधि दी थी। और वो अकबर के दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले पहले हिंदू थे। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट था। और यही उनकी सबसे बड़ी अहमियत है। बीरबल का दीन-ए-इलाही को स्वीकारना सत्ता के भीतर एक सर्वसमावेशी ढांचा खड़ा करने का प्रयास था। वो अकबर के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में से एक थे। 1586 में जब यूसुफजई कबीले के विद्रोह को दबाने के अभियान में बीरबल की मृत्यु हुई तो अकबर इतना टूट गया था कि उसने 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। ये बताता है कि बीरबल साम्राज्य की सोच का एक अहम हिस्सा थे। प्रशासन की इस कड़ी में एक और नाम आता है, राजा टोडरमल का। सीतापुर के लहरपुर में जन्मे अल टंडन यानी टोडरमल, मुगल दरबार के दीवाने अशरफ यानी वित्त मंत्री। अकबर के दरबार से पहले वो शेरशाह सूरी के यहाँ भी काम कर चुके थे। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, दहसाला बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली, वो असल में क्या था? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये आज के मॉडर्न टैक्स सिस्टम का आधार था। उस समय किसानी मौसम पर निर्भर थी। हर साल टैक्स तय करना विवादित होता था। तो टोडरमल ने दहसाला यानी 10 साल का एक फॉर्मूला निकाला। बिल्कुल। उन्होंने पिछले 10 वर्षों की पैदावार और अनाज की कीमतों का एक औसत निकाला और उसके आधार पर टैक्स फिक्स कर दिया। ये एक बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम था। अर्थशास्त्र के साथ साथ टोडरमल का एक दार्शनिक पक्ष भी था। हाँ, उन्होंने भगवत पुराण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। गणित और साहित्य का ये संतुलन बहुत कम देखने को मिलता है। और इसी दरबार में एक और शख्सियत थी, आगरा में जन्मे शेख मुबारक के बेटे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। अबुल फजल सिर्फ इतिहास नहीं लिख रहे थे, वो मुगल साम्राज्य की वैचारिक नींव रख रहे थे। वह दीन-ए-इलाही के मुख्य पुरोहित थे। लेकिन राजशाही दरबारों में विचारकों की जान हमेशा जोखिम में रहती है। हाँ, जहांगीर को अबुल फजल खटकते थे, इसलिए 1602 में जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने उनकी हत्या कर दी। ये इस बात का सबूत है कि उस दौर में कलमें तलवारों से ज्यादा खतरनाक मानी जाती थीं। अब प्रशासन की इस शतरंज से आगे बढ़ते हैं 1857 की क्रांति की ओर, जो सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि दशकों के शोषण के खिलाफ एक ज्वालामुखी था। और इसकी पहली चिंगारी बने बलिया के नगवा गांव में जन्मे मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी में 34वीं देशी पलटन के सिपाही ने जो आगाज किया, उसने पूरे देश को जगा दिया। इतिहास में अक्सर इसे सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों तक समेट दिया जाता है, लेकिन गहराई से देखें तो ये अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा का युद्ध था। अंग्रेजों को एहसास हो गया था कि भारतीय अब आंख बंद करके आदेश नहीं मानेंगे। 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो वो शहादत एक विचार बन गई। और इस क्रांति में नारी शक्ति का जो नेतृत्व देखने को मिला वो अद्भुत था। वाराणसी में जन्मी मनु या मणिकर्णिका, जिन्हें हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, उनका संघर्ष सिर्फ एक रानी का संघर्ष नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की एक बहुत कुटिल कानूनी चाल को चुनौती दी थी, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति। ये नीति कहती थी कि अगर किसी शासक का सगा पुत्र नहीं है तो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ वैचारिक और सैन्य दोनों स्तरों पर लड़ाई लड़ी और ग्वालियर में वीरगति प्राप्त की। उनके साथ साथ झांसी में जन्मी झलकारी बाई का जिक्र भी बहुत जरूरी है।
वो रानी की महिला सेना दुर्गा दल की सेनापति थी। उनका चेहरा रानी से इतना मिलता था कि उन्होंने अंग्रेजों को कई बार चकमा दिया। ये टैक्टिकल जीनियस का एक अद्भुत उदाहरण था। उनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2000 में उन पर डाक टिकट भी जारी किया था। इसके अलावा कानपुर में बिठूर से नाना साहब का संघर्ष भी उल्लेखनीय है, जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ब्रिटिश हुकूमत ने नाना साहब को पकड़ने के लिए उस जमाने में 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। 1857 में 1 लाख रुपए, ये बताता है कि ब्रितानी साम्राज्यों ने कितना बड़ा खतरा मानता था। बिल्कुल। 1857 के बाद आज़ादी की लड़ाई ने एक आधुनिक संगठनात्मक रूप लेना शुरू किया, और यहीं से हम आते हैं आधुनिक भारत के निर्माताओं पर। 9 अगस्त 1925 को हुई काकोरी की घटना। ये सिर्फ एक ट्रेन लूटना नहीं था, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा ब्रिटिश खजाने को छीनकर एक गणराज्य खड़ा करने की वैचारिक लड़ाई थी। इस घटना के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान, दोनों शाहजहांपुर में जन्मे थे। बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई और अशफाक उल्ला खान को अयोध्या यानी फैजाबाद जेल में। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अशफाक उल्ला खान देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे। काकोरी के इन अमर शहीदों का एक साथ फांसी पर चढ़ना साबित करता है कि हमारी आज़ादी साजी शहादत का प्रतीक थी। और एक तरफ जहां क्रांतिकारी शहादत दे रहे थे, वहीं कुछ महानायक आज़ाद भारत की संस्थाओं की नींव रख रहे थे। प्रयागराज में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने बीएचयू की स्थापना की और सत्यमेव जयते जैसे मंत्र को लोकप्रिय बनाया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया। संस्थाओं के साथ राजनीतिक आज़ादी की रूपरेखा भी तैयार हो रही थी। प्रयागराज की मोतीलाल नेहरू ने सीआर दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की और फिर जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी। आगे चलकर मुगलसराय में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री जी ने द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। 1965 की युद्ध में उनका जय जवान जय किसान का नारा एक युद्धग्रस्त देश को जोड़ने का धागा था। शास्त्री जी पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ताशकंद समझौते के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। इस राष्ट्रीय पटल के साथ जमीनी स्तर पर भी बहुत काम हो रहा था। पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने में योगदान दिया। शेर कहा जाता है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार बना दी थी, यानी पैरेलल गवर्नमेंट। ब्रिटिश प्रशासन को हटाकर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और किसानों की आवाज भी बुलंद हो रही थी। गाजीपुर के स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की नींव रखी। वहीं सीतापुर के आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के रूप में समाजवादी ढांचे को खड़ा किया। इन सभी ने सुनिश्चित किया कि आजादी सिर्फ राजनेताओं की नहीं बल्कि आम आदमी की भी हो। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन ऐतिहासिक संदर्भों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो कुछ भ्रांतियां सामने आती हैं। आइए उन्हें स्पष्ट करें ताकि कोई बारीक गलती ना हो। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। जैसे तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर पुराने विकल्पों में बांदा लिखा मिल सकता है, लेकिन प्रशासनिक बदलावों के कारण आज वो सटीक रूप से चित्रकूट जनपद में आता है। लेकिन वर्तमान जनपद कासगंज है। और एक कंफ्यूजन नामों को लेकर भी है। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, लेकिन लोग अक्सर गलती से गीतावली कह देते हैं, जबकि गीतावली ब्रज भाषा में रची गई उनकी किताब है। किताब और पत्नी के बीच का ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। और खुसरो के सुल्तानों के काल को लेकर अगर 7 और 8 सुल्तानों का विकल्प हो तो ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 8 को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज की इस चर्चा से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी ने शासक, विचारक, क्रांतिकारी और प्रशासक दिए हैं। कबीर के दर्शन से लेकर टोडरमल के मॉडल तक ये क्षेत्र नवाचार और क्रांति की एक प्रयोगशाला रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। वो क्या? आज हमने इतने नायकों को देखा, तो सोचिए, क्या महान व्यक्तित्व अपने आसपास के माहौल की उपज होते हैं या वे स्वयं अपने समय का माहौल तय करते हैं? बहुत गहरा सवाल है। उदाहरण के लिए, क्या कबीर के काल में रामप्रसाद बिस्मिल जैसी क्रांतिकारी विचारधारा जन्म ले सकती थी, या फिर हर महान कार्य के लिए एक विशिष्ट ऐतिहासिक मिट्टी और सही समय की आवश्यकता होती है? इस वैचारिक प्रश्न पर चिंतन जरूर करें। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने समय को बना रहे हैं या समय हमें बना रहा है। आज के इस मास्टर क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए विषय के साथ।